जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी प्यारे साथियों, बंधुओं, मित्रों और विद्यार्थियों को तो बात कर लेते हैं। प्यार का महीना स्टार्ट हो चुका है और सबको देखते हुए चलना है, साथ साथ पढ़ाई को भी देखना है। और बात कर लेते हैं, आज हम करेंगे हिंदी का एनालिसिस। सामान्य हिंदी बात करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम, प्रतियोगी एग्ज़ाम हो या बिहार बोर्ड 10 एग्ज़ाम हो या इंटर एग्ज़ाम हो, 12वीं का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से हिंदी बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं आज बेसिक से क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो है यहाँ से क्वेश्चंस हिंदी का जो है आपको 60 नंबर पूछे जाते हैं। इनसे बाहर नहीं जाने की यानी कि नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो वही बात कर लेते हैं, हिंदी के उन सारे टॉपिकों की हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से, एग्ज़ाम में उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, नहीं तो क्या होगा, एग्ज़ाम के बाद देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद में पता चलेगा कि सारे टॉपिक्स जो है यहीं से आ चुके हैं। तो बेसिक पर बात करेंगे, एक बार समझ आ जाने के बाद जो है आसानी से व्याकरण हल कर ले जाओगे। 60 में हम बात कर लेते हैं, 60 में ज़रूर 60 नंबर उठा ले जाओगे, ये ध्यान रखना है, 60 में 60 नंबर। तो चलें, सबसे पहले सारे टॉपिक को देखते हुए तब क्लास की ओर बिना देरी किए बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है हम पहले बता देते हैं। ये सारे टॉपिक है यहाँ पे दिया गया है। इन सारे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से और इजीली तरीके से बात करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी हो और सारे के सारे टॉपिक कम समय में कवर भी हो जाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम दिखा दिए टॉपिक। अब चलेंगे, हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्लास की ओर आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे आज की कुछ मोटिवेशन लाइन की। जो स्टूडेंट जो है इधर उधर भटकते हैं, तो थोड़ा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। मेरे सपने कहाँ वो उदास होती है, मेरे सामने कहाँ वो उदास होती है, वो एक माँ है सबसे छुप के रोती है, वो एक माँ है जो सबसे छुप के रोती है। एक लास्ट और है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम दिखा देते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारता वही है जो लड़ा नहीं, हारता वही है जो लड़ा नहीं। बिना लड़े अनुभव एक्सपीरियंस नहीं होता है, और उसको जब तक लड़ता नहीं है तब तक वो जीतता नहीं है। लड़ने से क्या होता है, उसको अनुभव और एक्सपीरियंस होता है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ से ज़बरदस्त क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ कह सकते हैं कि यह जो वीडियो होने वाला है ब्रह्मास्त्र होने वाले हैं। यहाँ से सारे टॉपिक हम कवर किए हुए हैं, बहुत ही इजीली तरीके से सोच विचार के यह वीडियो बनाए हैं। और एक बार देखने के बाद जो है, एक बार नहीं बार बार देखना है जब तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो हो सके तो नोट्स भी बना ले रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सारे टॉपिक को हम कवर किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन किसका भेद कितनी होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, वेद के 4 प्रकार होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वचन। वचन के प्रकार 2 होते हैं और लिंग के 2 प्रकार होते हैं, काल के 3 प्रकार होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। और बात करते हैं छंद की, तो छंद का हम बात करते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। रस की बात करते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार 3 होते हैं। वाक्य के घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। वर्णों की संख्या हिंदी में कुल 52 होते हैं और अंग्रेजी लेटर में कुल 26 होते हैं, ये ध्यान रखना है। वही बात करें व्यंजन वर्णों की कुल संख्या की बात करें तो 33 होते हैं और संचारी भाव की संख्या 33 होते हैं। सात्विक भाव की संख्या 8 होते हैं। विभाव के भेद 2 होते हैं और काव्य के भेद 2 होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हो गया, काव्य के भेद होते हैं। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे के सारे। अब बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं विराम चिन्ह के प्रकार, यानी कि विराम चिन्ह जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। ये भी एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इंटर में पूछा गया है, यानी कि 12वीं वाले को पूछा गया है और आगे चांस है 10 वाले को भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले क्लास में मॉडल सेट में भी दिया गया है इसके भेद प्रकार। तो चलिए हम बात करते हैं विराम चिन्ह और विराम चिन्ह का नाम है, या फिर विराम चिन्ह का नाम और विराम चिन्ह दिया हुआ है। तो ये कॉलम दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम 12-13 को बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह देख सकते हैं, इस प्रकार होता है। अल्प विराम चिन्ह देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार दिया जाता है।
उप विराम चिन्ह देख सकते हैं, उप विराम ये है। अर्ध विराम की बात करें तो क्या होगा, ये अर्ध विराम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्ध विराम है। और योजक चिन्ह की बात करते हैं इसे, जैसे द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्ठक चिन्ह की बात करते हैं, देख सकते हैं कोष्ठक यहाँ पे 3 प्रकार के दिए हुए हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं पदलोप चिन्ह की। पदलोप चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके दिया हुआ है, तो ये पदलोप चिन्ह हो गया। रेखांकन चिन्ह की बात करते हैं, तो रेखांकन चिन्ह कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की तो यहाँ पे बात करते हैं लाघव चिन्ह की। लाघव चिन्ह ये गोल ऐसे करके लाघव चिन्ह होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। और आदेश चिन्ह की बात करते हैं तो आदेश चिन्ह इस प्रकार होते हैं। और विस्मयादि बोधक चिन्ह की बात करते हैं, ऐसे करके विस्मयादि बोधक होते हैं। यहाँ पे देखें प्रश्नवाचक सभी को पता ही है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब अवतरण या उदाहरण चिन्ह, अवतरण या उदाहरण चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, अवतरण या उदाहरण चिन्ह। अब बात करते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ था। और दीर्घ उच्चारण चिन्ह की बात करें तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह एस टाइप का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तुल्यातक चिन्ह सूचक चिन्ह की बात करें, तुल्यातक सूचक चिन्ह इसको बोला जाता है। और विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह ऐसे करके होता है। और निर्देशक चिन्ह की बात करें तो ऐसे करके निर्देशक चिन्ह होता है। तो ये कुल 18 चिन्ह ही था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए। तो चलिए हम अब हिंदी का कुछ परिचय करके, जैसे ही परिचय होगा हिंदी का उसे हम क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम हिंदी का परिचय करते हैं। तो हिंदी की हम बात करें तो हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से बना है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है, यहाँ पे देख सकते हो। संविधान का अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा, ये लिखा हुआ है। और हिंदी दिवस जो है प्रत्येक साल जो राष्ट्रीय 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस बात करते हैं हिंदी, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो हिंदी का परिचय हम बात कर लेते हैं, हो जाता है महत्वपूर्ण। और इसको हम बात करेंगे तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो बाहर नहीं जाता। हिंदी दिवस प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड मिजोरम में दिया गया है, ये ध्यान रखें। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ था, यानी कि हिंदी बंगाल में ही उदित हुआ था या कहा गया था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। और बात कर लेते हैं हम हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी को कहा जाता है। और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत और रामायण है, ये ध्यान रखना। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है और आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है, यानी कि विश्व का आदि महाकाव्य रामायण और तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त था, ये ध्यान रखना। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए किसको मिला था, सुमित्रानंदन पंत को मिला था। और जिसे सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। अब वही बात करते हैं हिंदी युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। आधुनिक युग की तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। ये हिंदी का ये समान सा परिचय रहा। अब हम आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा के रूप। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, लिखित और मौखिक, दोनों प्रकार के होते हैं, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल जो बात कर लेते हैं 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है, ये भी याद रखना है। पहले जो है 8वीं अनुसूची में कुल मूल भाषा पहले 14 हुआ करते थे, वर्तमान में लेकिन 8वीं अनुसूची में बात करते हैं कुल 22 भाषा है। अब बात करते हैं मूल भाषा, जो देख सकते हैं 14 यहाँ पे सारे के सारे यहाँ तक तो मूल भाषा था, ये ध्यान में रखने हैं। अब बाद में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। उसी तरह तत्पश्चात जो है 71वां संविधान संशोधन 92 में 3 भाषाएं मणिपुर नेपाली कोंकणी जोड़ा गया, 18 हो गया। तो उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में अन्य भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ने के बाद जो है कुल संविधान में कुल बात करें तो 22 भाषा हो गया, ये ध्यान रखने।
अब बात करेंगे हम वर्ण एवं ध्वनि, जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखना, कन्फर्म नोट कर लेना है। जितने भी हम टॉपिक रिवीजन करा रहे हैं, सारे के सारे वीवीआई है, ध्यान रखना, एक भी स्किप नहीं करना है। बिना स्किप के एग्ज़ाम तक में जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा देखना है इस टॉपिक को। अब बात करते हैं वर्ण। वर्ण पूछे जाते हैं खूब एग्ज़ाम में, भर भर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ण जो किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे क हुआ है, क को टुकड़े नहीं किया जा सकते। वर्ण उन भाषा यानी कि ध्वनि खंड को कहा जाता है जिसका टुकड़ा नहीं होता है, खंड नहीं होता है। जैसे कि अ आ क ख, ये हो गया। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, आप सभी को पता ही है। हिंदी में कुल क्या बात करें तो कुल 52 वर्ण है, ये ध्यान रखना है, जिसमें कि 11 स्वर है। यहाँ पे दिया है गलत, 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है जो निम्न प्रकार है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुल अ आ ये सब सारे के सारे अंश जो है, कुल जो है स्वर वर्ण जो है, स्वर व्यंजन है। यहाँ पे देख सकते हैं स्वर वर्ण है, यहाँ पे दिया हुआ है। कुल 13 हो गया, ध्यान रखना, स्वर व्यंजन 13 है। मिला के 13 होता है, इसे 11 ही होता है, ये ध्यान रखना है। अब व्यंजन दिया हुआ है, देख सकते हैं क वर्ग है। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है क से शुरू होता है, खूब पूछा गया है, यानी कि इंटर वाले 12वीं में पूछा गया स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो क वर्ग से शुरू होता है, प वर्ग तक जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प फ ब भ म तक होते हैं, क वर्ग से लेकर स्पर्श। यही पूछा गया था एकदम। इसमें से कोई एक दे सकता है, यानी क वर्ग से लेकर प फ ब म तक जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसकी कुल संख्या जो है 25 होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं अंतःस्थ वर्ण। यहाँ पे देख सकते हैं अंतःस्थ वर्ण य र ल व 4 होते हैं। और उष्म व्यंजन जो बात करते हैं तालव्य स्व, दंत स्व, मूर्धन्य स्व, ह, ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन अक्षर ज्ञ, ये 4 होते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपको ध्यान से याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त व्यंजन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। इन व्यंजनों की रचना 2 व्यंजनों के मिल से होता है, जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन अक्षर हुआ क और स्व मिलकर बना री हो गया, तो और मिलकर बना, जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये ध्यान। अयोगवाह की यहाँ पे देख सकते हैं अन यहाँ पे दिया, ये अयोगवाह कहा जाते हैं, ये ध्यान रखना। सारे के सारे ये टॉपिक है। अब बात करते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के भेद की हम बात करें, प्रकार 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण उसे कहते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात वैसे वर्ण जिनका उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है, यानी कि किसी वर्णों के सहायता के बिना जो वर्ण का उच्चारण होता है, इसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ये सब स्वर वर्ण हुआ। अब है स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है। उच्चारण के स्थान पर कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ, होंठ, इन सारे को मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये हो गया। मूल स्वर किसे कहते हैं, जिस स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हर्षई, हर्षऊ। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर की हम बात करते हैं, उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ओ ओ हो गया, ओ और डबल ओ मिल के आ बन जाता है, और दीर्घई बनता है, बड़ी हर्षई बन जाता है। दो छोटी हर्षई मिलकर क्या होता है, बड़ी हर्षई मिलता है, ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, यानी कि जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग आदि, ये हो गया। अब बात करते हैं व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन के प्रकार यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखो व्यंजन वर्णों की 3 श्रेणी में बांटा गया, यानी 3 भागों में बांटा गया। स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण और उष्म वर्ण, ये 3 भागों में बटा। तीनों भागों की हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन की बात करें तो क वर्ग से लेकर म वर्ग तक, हम पहले भी चर्चा किए, यह स्पर्श व्यंजन हुआ। इनका उच्चारण स्थान की हम बात करें, ये तो दिया हुआ है, हम बाद में भी बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं अंतःस्थ वर्ण य र ल व तथा ये सब अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं, जो जीभ, तालु, दांत, होठों के परस्पर सटाने से उच्चारित होता है। अब वही बात करते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की बात करते हैं, ये स्व, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह, उष्म व्यंजन जिनका उच्चारण रगड़ से, यानी कि एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न एवं उष्म वायु से होता है, गर्म वायु से होता है। याद रखें, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है, ये भी ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में क्या होता है, अ ध्वनि छिपी रहती है। बहुत ही ये टॉपिक
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ये क्वेश्चन कई मतलब कि बड़े बड़े एग्जाम में भी, कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पैरामेडिकल, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी से। ये टॉपिक जो है खाली बिहार बोर्ड तक ही सीमित नहीं है, अरे और कई सारे एग्जाम में भी आपको काम आ सकते हैं, ध्यान रखना बेसिक है। अब हिंदी के उच्चारण स्थान और हिंदी में ध्वनियों के उच्चारण स्थान यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पे रिकॉल करा देते हैं, एक बार रिविजन कर लीजिए। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे ये पूछे नहीं जाते हैं। नाम है और वर्ण है और उच्चारण स्थान है। यहाँ पे देख सकते हैं कंठ से उच्चारण किसका किसका होता है। कंठ जैसे कंठ जो है आ हुआ, और क वर्ग विसर्ग और ह जो है आ क वर्ग विसर्ग जो है कंठ से उच्चारण स्थान होता है। और तालव्य वर्ण का, तालव्य वर्ण की बात करते हैं, हर्षई, बड़ी हर्षई, छोटी हर्षई, च वर्ग, यो और स्व तालु से होता है। मूर्धन्य की बात करते हैं, री, ट वर्ग और रो और मूर्धन्य स्व जो मूर्धा से होता है। और दंत की बात करते हैं, त वर्ग जो है और स्व लो जो है दंत से उच्चारण होता है। ओष्ठ की बात करते हैं, हर्षऊ, दुर्गऊ और प वर्ग ओष्ठ से होता है। वह कंठ तालव्य वर्ण की बात करते हैं, कंठ तालव्य से बात करते हैं किसका किसका उच्चारण होता है। कंठ तालव्य की बात करें तो ए और कंठ तालव्य से उच्चारण होता है। वही बात कर लेते हैं कंठोस वर्ण ओ मतलब कंठ से, और कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर इसका उच्चारण होता है। दंतोष्ठ यानी कि कंठ और ओठ दोनों मिलकर ये उच्चारण होता है। अब दंतोष्ठ यानी कि दांत और ओठ दोनों मिलता है, वो और फो। बोल कर देखना है, बोल कर उच्चारण करके देखने के बाद जो है पता चल जाएगा। दंत और ओठ दोनों सटता है वो और फ में, तो दंतोष्ठ हो गया। वहीं नासिक वर्ण अंगो, यो, नो, मो, ये सब नासिक यानी कि नाक के द्वारा उच्चारण होता है। बोल के देखना है तो पता चल जाएगी। अलिजीवा वर्ण को, खो, गो, झो, फो, ये सर अलिजीवा वर्ण है, जिसमें ये बिंदा बिंदा लग गया, ये देख सकते हैं अलिजीवा वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया। ये भी खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, VVI कर सकते हैं। घोष अघोष दोनों पूछे जाते हैं, तो चलिए हम इस पे बात करते हैं घोष। अब बात कर लेते हैं अघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि किसे कहते हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी कि जिन ध्वनि का उच्चारण करेंगे ना वो झंकृत नहीं होता, यानी झनकार करके नहीं बोले जाते हैं, यानी कि झंकृत नहीं होता है, इसमें कंपन ना हो तो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। जैसे अर्थात हर वर्ग का पहला, यानी कि हर वर्ग का पहला, जैसे क, ख, गो, घ, अंग हो गया ना, इस तरह आपको समझना है। हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी क और ख, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन जो होता है क्या होते हैं, तो अघोष होता है। जैसे यहाँ पे दिया क, ख, च, छ, ट, ठ, यहाँ पे पहले बोल पहला दूसरा बोलने के बाद स्वर तंत्री जो है झंकृत नहीं होता है, यानी कि बोल के भी देख सकते हैं। क सिंपल बोल जाता है, ख सिंपल में। घ जैसे बोलेंगे झंकार होता है, घ घ अंगो, ऐसे करके बोलने के बाद क्या होता है, स्वर तंत्र झंकृत होता है, यानी कि कंपन, एक अलग से कंपन होने लगते हैं। वो क्या होते हैं, जिसमें कंपन होने लगते हैं घोष हो गया, जिसमें कंपन नहीं होते हैं अघोष हो गया। इस प्रकार अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी है, 13 है, ये ध्यान रखना है। 13 कभी कभी पूछ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाला पॉइंट है। अब है घोष ध्वनियों किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होते हैं, यानी कि झंकृत हो जाते हैं, उसे घोष ध्वनि कहते हैं। घोष अर्थात सभी स्वर हर वर्ग का तीसरा चौथा, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा चौथा, जैसे कि हम ले लिए चो, छो, जो, झो, यों लिख दिए। ये हर वर्ग का तीसरा और चौथा, अर्थात स्वर अर्थात सभी स्वर हर वर्ग का तीसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे झ झंकृत हो रहा है, झों, यों बोलने में झंकृत हो रहा है, यहाँ पे दे दिया गया है। सब वर्ण का उदाहरण भी हमने दे दिए हैं टोटल। और इस प्रकार घोष ध्वनियों की संख्या 31 होते हैं, कितना 31, ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये रहा अल्पप्राण महाप्राण, जो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में खास करके। और वही बात करें उच्चारण में, वायु प्रक्षेप या श्वास की दृष्टि से दो प्रकार के वर्ण माने गए हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अब बात करते हैं महाप्राण किसे कहते हैं। तो महाप्राण की अगर हम बात करें तो महाप्राण के बाद जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम होता है, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु कम निकलता है या गर्म वायु निकलता है, या ऐसे भी कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में कम बल लगता है या कम ध्वनि निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। जैसे हकार की ध्वनि
ना निकले, जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि ना निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। ये भी जितना भी बोले सब उसी है। तो कैसे बोलना है? जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है नहीं निकलती है, या जिन वर्णों के उच्चारण में कम गर्म वायु निकलते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में कम बल लगता है उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, यानी कि इसमें भी ऐसे लिखना को, खो, गो, घो, अंग। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम यानी कि को, तीसरा और पांचवा, ये हो गया। ये तीसरा और पांचवा क्या होता है? ये हो जाता है क्या? अल्पप्राण। ये ध्यान रखना है। अल्पप्राण और अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण ये होते हैं और अंतःस्थ व्यंजन भी होते हैं, क्या? अल्पप्राण कहलाते हैं। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं अल्पप्राण वर्ण है, यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की महाप्राण की बात करें तो महाप्राण की अगर हम बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में ठीक उसी का उल्टा जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु अधिक निकलता हो, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक बल लगता हो, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलते हो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा, हर वर्ग का दूसरा, जैसे कि लिख दिए चो, छो, जो, झो, यों, तो लिख दिए यहाँ पे, तो लिख दिए हर वर्ग का दूसरा, तो दूसरा ले लिए, और चौथा, चौथा वर्ण होता है। और उसमें व्यंजन जो है तालव्य स्वर, दंत स्वर, स्वर, ये सब जो होता है क्या होता है? बोल के भी देखना है। तालव्य स्वर बोलने के बाद दम भी अधिक लगता है, बल भी, और गर्म वायु भी निकलता है। उसी तरह खो, घो, छो, ऐसे करके बोल बोल के याद करने के बाद ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। ये सब महाप्राण होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लुप्त वर्ण। प्लुप्त वर्ण ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, देख लेते हैं इसको भी। प्लुप्त वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे प्लुप्त वर्ण कहते हैं। 3 गुना समय कैसे लगता है? जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे जैसे प्लुप्त वर्ण, जैसे ओम, ओम 3 बार लगता है समय। इस प्रकार के वर्ण जो भी होते हैं प्लुप्त वर्ण कहलाते हैं। चलिए अब जो हम बात करेंगे शब्द विचार पर। शब्द विचार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक को आज जो है ख़त्म कर देंगे, यानी कि छोड़ना नहीं है एक भी टॉपिक को जहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो में सारा निचोड़ हम कर देंगे, दोबारा झंझट नहीं होगा वीडियो बनाने का। बार बार एक ही वीडियो को आप जितना बार देख सकते हो उतना फ़ायदा होगा। तब यहाँ पे दिया गया है शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र या सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। याद हो गया? क्या करना है? लिखना है कि वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब कहता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से किया गया, आधार पर किया गया, ध्यान रखना है। तो किस किस आधार पर? अर्थ के विचार से, रचना या व्युत्पत्ति के विचार से, रूपांतरण या रूप परिवर्तन के विचार से, उत्पत्ति या उद्गम के विचार से। अब ये भी पूछे जाते हैं सार्थक और निरर्थक शब्द। तो सार्थक निरर्थक शब्द भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 तरह के होते हैं, एक होता है सार्थक और निरर्थक। अर्थ की दृष्टि से याद रखना है। सार्थक शब्द उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? सार्थक शब्द की बात करें तो किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं सार्थक शब्द अर्थपूर्ण शब्दों को, अर्थात वह शब्द, क्या कहना है? सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? वह शब्द जिसका कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ से याद करना है, वह शब्द जिसका कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, आम का मतलब आम, इधर का मतलब इधर, पानी का मतलब पानी, ये हो गया। अब निरर्थक शब्द क्या होता है? निरर्थक शब्द की बात करते हैं वैसे शब्द जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो, जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मो आ रघई, जैसे लिख देंगे कोई अर्थ निकलता ही नहीं, क्या हो गया? ये निरर्थक शब्द हो गया। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रूढ़ और यौगिक, योग रूढ़। ये शब्द भी बहुत पीछा करता है एग्जाम में, यानी कि पीछा नहीं छोड़ता, ये ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये याद रखना है। अब वही बात करते हैं रूढ़ शब्द की बात करें। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जिसके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे घोड़ा, पानी आदि। ये सब घोड़ा में घो और रा को अलग अलग कर देने से कोई भी अर्थ नहीं निकलता, यानी कि ये समझ में आ गया। जिनके शब्द निरर्थक होते हैं, जैसे घोड़ा हुआ, दोनों को अलग कर देंगे तो कोई शब्द नहीं निकलता है। अलग अलग करने से तो क्या होगा? तो निरर्थक शब्द हो गया। घोड़ा अलग ले, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, रा अलग कर दे कोई अर्थ नहीं निकलता, ये क्या हुआ? निरर्थक शब्द। अतः घोड़ा एक क्या होता है? रूढ़ शब्द है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यौगिक की। तो यौगिक की हम बात करें तो यौगिक क्या होता है? वे शब्द, यौगिक की बात करें तो वे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय,
विद्या को अलग करेंगे, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय का मतलब ज्ञान के का जो घर होता है आलय, ये सब अर्थ सार्थक निकल रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। रसोई, रसोई घर, रसोई और घर अलग अलग दोनों का अर्थ निकल रहे हैं। गंगा जल, गंगा और जल दोनों का सार्थ, अतः ये यौगिक होते हैं। यदि जिसका सार्थक अर्थ निकलता है उसे यौगिक कहते हैं, तोड़ने के बाद भी। यानी कि जो शब्द तोड़ने के बाद अर्थ सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, रूट कहलाता है। जिसको तोड़ने के बाद जो है सार्थक अर्थ निकलते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अब वही बात करते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताता है, यानी कि कोई अलग अर्थ ही बताता है। जैसे पंकज शब्द में पंख और जौ के मेल से बना शब्द जिसका विशेष अर्थ क्या होता है, कमल। पंकज से मेल से बना शब्द होता है कमल, तीसरा अर्थ बताता है। जैसे बहुब्री समास में होता है कोनो पद पर धन नहीं होता है, कोई भी नहीं, लेकिन तीसरे अर्थ को बताता है, वही हाल है इसका। पंकज में योग रूढ़ है। इसी प्रकार पीताम्बर, लंबोदर और योग रूढ़, ये सब जो है योग रूढ़ शब्द होता है, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं रूपांतरण के आधार पर। शब्द दो तरह के होते हैं, विकारी शब्द और विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वे होते हैं जिनके लिंग, पुरुष और वचन के कारण रूप बदलते हैं। जैसे लड़का लड़के, लड़कों लड़के, लड़कों, खाता के खाती खाते, ये ऐसे बदलते हैं। क्या हुआ, ये हो गया कौन, विकारी शब्द। जैसे मैं, मुझे, मेरा, अच्छा, अच्छे, अच्छों, इस तरह होता है। याद रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। क्या क्या याद रखने के लिए है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द, ये सारे के सारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। क्रिया, विशेषण, अव्यय, आजकल, ये सब दिया हुआ है, समुच्चयवेदक, ये सब का आपको ध्यान से देख लेना है, हमको बता दिए। अब है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, खूब पूछे जाते हैं, एग्जाम भर भर के आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या उत्पत्ति यानी कि उद्गम के आधार पर शब्द 5 तरह के होते हैं। क्या क्या, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये 5 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति और उद्गम के आधार पर। और तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो तत्सम शब्द वे होते हैं क्या होता है, तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान अर्थ, यानी कि तत्सम के समान कोई भी शब्द है उसके समान अर्थ होता है। यानी कि वैसे शब्द जो सीधे संस्कृत, वैसे शब्द जो संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिसे हम ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वैसे शब्द जिसका हम संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, ज्यों का त्यों, जैसे संस्कृत में लिखते हैं वैसे हिंदी में भी लिखते हैं, उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। इसे याद रखना है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि को संस्कृत में भी अग्नि लिखते हैं, हिंदी में हिंदी अग्नि लिखते हैं। और रात्रि का बात करते हैं, संस्कृत में भी रात्रि, हिंदी में भी क्षेत्र का हिंदी में क्षेत्र, वायु को भी हिंदी संस्कृत दोनों में से इस तरह के शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। इस तरह के शब्द जैसे भी आए तो आपको छांट के ऑप्शन में चुन लेने हैं। अब तद्भव बात करें तो ये हुआ, हाँ, तत्सम का बिगड़ा रूप क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि बात करें तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होने से बने शब्द, यानी कि तत्सम के से बिगड़ा रूप, यानी कि संस्कृत शब्दों से जो विकृत होकर जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो जाते हैं अर्थात तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि था उसमें अग्नि लिखते थे तो आप आग लिख दिए। हाथ का हस्त लिखते थे इसमें हाथ लिख दिए। खेत का क्षेत्र लिखते थे इसमें खेत लिखे। पत्तियाँ लिखते थे पत्ते, तो यहाँ पत्ता लिखा है। इसमें रात्रि लिखते थे रात हो गया। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा संतर, इस तरह शब्द को आपको पकड़ने हैं। तो कहीं भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछना है, हम ज़रूर बताएंगे, इसका जवाब देंगे। अब देसी या देशज शब्द, जो शब्द हम देसी भाषा में प्रयोग करते हैं यानी संस्कृत को छोड़कर, या घरेलू शब्दों में, घरेलू बोलचाल में जो शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्द जो घरेलू बोलचाल में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे कटोरा, लोटा, पगड़ी, पेट, झोला, ये सारे सारे हमारा क्या हुआ, देशज शब्द हुआ, ये ध्यान रखना है। उसी तरह हम बात करें विदेशज शब्द, वैसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में मिला लिए गए हैं, यानी कि वैसे शब्द जो हैं विदेशी भाषा से हम हिंदी में भी बोलते हैं या मिला लिए गए हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे फारसी, डॉक्टर, अंग्रेजी, लाश, तुर्की, दाम, ग्रीक आदि, ये सारे के सारे विदेशज शब्द होते हैं। अब संकर शब्द की हम बात करें कैसे होता है, संकर शब्द क्या होता है, तो संकर शब्द की हम बात करें तो कैसे जानेंगे, जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से, यानी कि दो अलग अलग भाषा, जैसे कि हम ले लिए संस्कृत ले लिए, ठीक है, और एक जो संस्कृत ले लिए, एक ले लिए उर्दू, तो हिंदी ने लिए उर्दू ही ले लिए, यानी कि कहता है जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से नया शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। नया शब्द जैसे वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का है और गांठ हिंदी का है तो नया शब्द बन गया वर्षगांठ। उसी तरह क्या है टिकट घर, टिकट जो है अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है,
ये ध्यान रखना। 2 मिलकर बना, उसी तरह जाँचकर्ता, समझ में आ रहा होगा, ध्यान से कमेंट करके भी पूछ लेना, नहीं समझ। जाँचकर्ता का जाँच हुआ हिंदी शब्द, कर्ता हुआ संस्कृत शब्द। लेख जेल खाना, जेल हुआ अंग्रेजी शब्द और खाना हुआ फारसी शब्द। सीलबंद, सील हुआ अंग्रेजी शब्द और बंद हुआ फारसी शब्द। ये तरह के आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ है, हम दिखा देते हैं तत्सम तद्भव की सूचियाँ। यहाँ पे देख सकते हैं अग्नि, आग, ये तत्सम तद्भव की सूचियाँ हैं। इस तरह तत्सम शब्द है, इधर तद्भव है, यहाँ तद्भव है, यहाँ तत्सम है, सीधा में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम दिखा दिए, उतना तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम जो है सिर्फ दिखा देते हैं वीडियो को स्क्रॉप करके। यहाँ से बाहर जाने की चांस ही नहीं है। तत्सम तद्भव, ये ध्यान रखें। जितना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसको हम सिर्फ दिखा दिए, अपना आराम से इम्पोर्टेंट सभी याद रखना है, उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। अब बात कर लेते हैं हम संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा और उसके भेद बात कर लेंगे, तो चलिए हम उसके बात करते हैं, संज्ञा और उसके भेद को। जो इम्पोर्टेंट सारे के सारे हैं, सारे A to Z हम आज एक ही वीडियो में उसका निपटारा कर देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप सभी बचपन में भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है। श्री राम पटना जा रहा है, ये गाय एक चौपाया जानवर है, बूढ़ा पा दुखदाई होता है। ये सारे के सारे क्या है? राम जो है व्यक्ति का नाम है, गाय पशुओं का नाम, इस सारे करके बुढ़ापा एक विशेष नाम है, प्रेम एक भाव है। इस प्रकार सब में दिया गया। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद की अगर हम बात करें, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा की हम बात करें तो यहाँ पे 5 भेद होते हैं, दिया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये 5 भेद होते हैं। तो अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु, स्थान या खास भाव का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, कुर्सी, पटना, याद रखना है, ये भूलना नहीं है। किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति के जाति, उस जाति के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है, वस्तु आता है, स्थान आता है, उसका बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुआ, लड़की भी एक जाति हुआ, लड़का भी एक जाति हुआ, कुत्ता, पशु, फूल, ये सब एक जाति हुआ, ध्यान रखना। अब समूहवाचक संज्ञा होता है। समूह, जिस शब्द से समूह या झुंड का, यानी कि भीड़ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, वर्ग, कक्षा, सभा, गुच्छा, ये सारे, जैसे अंगूर का गुच्छा कितना सारा होता है, उसी तरह करके द्रव्यमानवाचक संज्ञा, जिन वस्तुओं को हम नापा या तोला जा सके, ऐसी वस्तुओं को द्रव्यमानवाचक संज्ञा। जैसे पानी, दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, चावल, याद, ये सब भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दया, दशा आदि का पता चलता है, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहते हैं बुढ़ापा, ईमानदारी, चतुराई, प्रेम, मिठान, सुंदरता, ये सारे के सारे क्या होता है? भाववाचक होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से, तो दानव, दानवता, भ्राता, भ्राता, इस तरह करके भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो देख सकते हैं कैसे बना है भाववाचक संज्ञा। दानव से दानवता बना है, भ्राता से भ्रातृत्व बना, मनुष्य से मनुष्यता बना है, माता से मातृत्व बना है, गुरु से गुरुत्व, मित्र से मैत्री, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, ये बच्चा से बचपन, पिता से पितृ, ये सारे से लड़का से लड़कपन, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा है। अब देखते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम से स्व से स्वत्व, सर्व से सर्वस्व, अपना से अपनत्व, अहंकार, अहम से अहंकार, मम से मतलब मेरा होता है ममत्व, इस तरह करके है। अब बात करते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा। धीर से धैर्यता, सुर से सुरता, मीठा से मिठास, निर्धन से निर्धनता, इस तरह करके दृष्टि दृष्टता, महान से महानता, दुखद से दुखदाई, इस तरह करके मीठ दिया हुआ है। क्रिया से देखते हैं, क्रिया से भी दिया हुआ है। खेलना का खेल, पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखावट, बचाना का बचाव, चलना का चलन, बुझना का बुझन, मिलना का मिलान, मिलावट, इस तरह करके यहाँ पे दिया हुआ है। घबराना का घबराहट, पुकारना का पुकारना, ये सब चीखना का चीख, दोनों इस सब करके हम शॉर्टकट में दिखा रहे हैं। अव्यय से हम बात करें, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे? निकट से निकटतम, वाह वाह से वाहवाही, समीप के समीप्य, दूर की दूरी, इस तरह करके। विधि से हम दिया गया, विविध से दिया गया, आरामदायक आराम से, लाभदायक लाभ, संतोष
प्रद की बात संतोष, शक्तिमान के शक्ति, बलशाली के बल, इस तरह करके व्यक्तिवाद से दिया है। तो रावण का रावणत्व, राम का रामत्व, हिटलर का हिटलरी, भारत का भारतीय, ये तो इस तरह के दिया है। हमेशा याद करने के लिए जो दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वनाम और उसके भेद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम सर्वनाम उसके भेद की चर्चा करेंगे। और जिसको ये पीडीएफ लेना चाहते तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल में जुड़ें, या तो हमें व्हाट्सएप पे जो है चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, वहाँ से आप यह डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ है। पीडीएफ आप पढ़ नहीं सकोगे, उतना फुर्सत बहुत लंबा है। हम अपने आप से टॉपिक इसको जितना कवर कराएं तो उसको कवर कराएं। अब कहता है संज्ञा के बदले क्या कहता है, सर्वनाम। सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इतना ही लिखना है, सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि हम बात करें, जैसे में क्या हुआ है, राम बहुत तेज लड़का है, संज्ञा के बदले आ रहा है, वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। यहाँ सर्वनाम जो संज्ञा है राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से 11 सर्वनाम हैं यहाँ पे देख सकते हैं। मैं, तुम, इसी को 11 कहते हैं। मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, है ना। और बात करते हैं कोई, जो, सो, को, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं। कुल 11 है हिंदी में, ये ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे बात करें सर्वनाम के भेद की बात करें। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। सभी का उदाहरण भी दिया हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या कहता है, मैं, तुम, वह, हम, वे। निश्चयवाचक में यह, वह, ये होता है। अनिश्चयवाचक में कोई, क्या, कुछ। निजवाचक में आप, स्वयं, खुद। और संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या। ये सारे के सारे प्रश्नवाचक है, हम बता चुके हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक स्त्रीवाचक संज्ञा के क्या कहता है, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञा के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, वह, तुम, वह। यहाँ पे सबका उदाहरण शॉर्टकट हम दिखा ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, निश्चय परिभाषा हम दिखा देते हैं। या जिन सर्वनाम शब्दों के वक्ता के लिए या दूरस्थ व्यक्ति के लिए घटना होता है, बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक यहाँ पे उदाहरण शॉर्टकट में दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उदाहरण में दिखा दिए हैं, एक नज़र में और देख लेना है। सर्वनाम एक नज़र में बढ़िया से देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, वे, आप। ये सारे के सारे यहाँ पे दिया गया। निश्चयवाचक में यहाँ से निकटवर्ती है यह, ये। और दूरवर्ती है ये, यह, वे। और निश्चयवाचक में प्राणी बोधक होता है कोई, वस्तु बोधक होता है कुछ। संबंधवाचक जो, सो होता है। और प्रश्नवाचक की कोई, क्या होता है। ये सारे के सारे जो है इसमें बोध दिया गया है। निजवाचक में आप और स्वयं दिया हुआ है। अब बात कर लेंगे हम विशेषण और उसके भेद की। विशेषण उसके भेद की बात करें जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करेंगे आज कि विशेषण क्या है। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है विशेषण, क्या क्या होता है, सुंदर है, कुरूप है, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, ये सारे के सारे विशेषण ही होता है। जैसे वह सुंदर है, जैसे रीता सुंदर है तो गुण दिखा रहा है। नीता वह कुरूप है, दोष दिखा रहा है। 5 लड़के पढ़ रहा है, संख्या बता रहा है। और थोड़ा पानी पी लो तो परिणाम भी बता रहा है। और यह कलम लाल है तो रंग को दर्शा रहा है। इस तरह करके विशेषण होता है, नहीं किसी के अच्छे और खराब गुण को जो भी होता है बड़ा छोटा वो दर्शाते हैं। अब विशेषण के कार्य की बात करें, विशेषण के कार्य निम्नलिखित कार्य है। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता है। जैसे राम पढ़ने में तेज है तो गुण दिखा रहा है, लेकिन वह डरपोक है, दोष को दिखा रहा है। उसी तरह यहाँ पे शब्द दिया गया है, 2 लड़के हैं, निश्चित संख्या दिखा रहा है। 2 लीटर दूध दो तो निश्चित परिणाम हुआ। और यह संज्ञा और सर्वनाम को निश्चित संख्या को, और क्या देखा, कुछ लड़कियां आई है तो ये भी अधिक भोजन मत करो, अनिश्चित कर रहा है। यह संज्ञा और सर्वनाम के कुछ क्षेत्र सीमित है। लाल रुमाल लाओ, सिर्फ लाल यानी काला पानी, ये सब ये दिया है। सिर्फ लाल, काला पीला नहीं है। उस कुत्ते को खिलाओ तो किसी खास कुत्ते को या दूसरे को नहीं है, ये ध्यान रखें, दूसरे को नहीं है। और संज्ञा सर्वनाम की अवस्था यदि बतलाता है, तुम बीमार हो दशा को बता रहा है, मैं जवान हूँ अवस्था को बता रहा है। ये सारी की सारी बस आपको समझना है विशेषण में क्या होता है, किसी के गुण, धर्म, दशा, भाव, जो अच्छा खराब, छोटा बड़ा, यानी कि ये सब परिणाम
परिमाण, ये सब दर्शाता है, ये ध्यान रखना था। बात करें विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: संख्यावाचक विशेषण, परिमाणबोधक, गुणवाचक और सर्वनामबोधक, ये ध्यान रखना है। संख्यावाचक विशेषण आप सभी को पता ही है, संख्या में क्या हो सकता है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक करते हैं। जैसे 2, 4, पहला, चौथा, ये हो गया। 4 लड़के आ रहे हैं तो ये हो गया, उदाहरण में हमको बता ही दिए। परिमाणवाद विशेषण क्या होता है, जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा को का बोध कराए उसे परिमाणवादक कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 3 लीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, सारा, पूरा, इतना सारा दिया हुआ है, ध्यान रखना। जैसे कि हम बात करें 2 लीटर दूध दें तो 2 लीटर यहाँ पे सब दिया हुआ है। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण में गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे में अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, कुरूप, आकर्षक, सीधा, टेढ़ा, ये सारे के सारे जो है क्या है, गुणवाचक, सबको गुण दिखा रहा है। किसी व्यक्ति में उतना गुण होता है, देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, सभी व्यक्तियों में सभी प्रकार के गुण होते हैं, ये ध्यान रखना। वह भला अच्छा आदमी है तो भला अच्छा क्या है, गुण। दोष, मोहन बुरा और दुष्ट लड़का है, बुरा दुष्ट को। कपड़ा लाल और पीला है, लाल पीला को दर्शाता है। भला नुकीला लंबा है, नुकीला लंबा। वह मोहन दुबला मोटा है तो दुबला मोटा को दर्शाता है। ये सारे के सारे सर्वनामिक विशेषण की क्या होता है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक विशेषण कर, जैसे वह, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये सब हो गया। अब यहाँ पे उदाहरण देखो, यह देखो तो यह क्रिया के पहले क्या है, यह है। यह फूल देखो, क्रिया, यह क्या है, संज्ञा के पहले यह है। वह खेलेगा, क्रिया के पहले वह है। इस तरह करके आपको समझना होगा। अब बात करते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण से मतलब विशेषण के गुण में वृद्धि लाता है, जैसे थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, घोर, ठीक, ये सब है। दूध मीठा है तो मीठा क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, विशेषण है, विशेषण हो गया। दूध थोड़ा मीठा है तो थोड़ा क्या है, विशेषण की विशेषता बताया, ये क्या हो, प्रविशेषण हो गया। उसी तरह आपको ध्यान रखना, यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, आप पढ़ के भी ध्यान से हम सूची दिखा रहे हैं विशेषण और सूची दिखा रहे हैं विशेष और विशेषण की, जहाँ से एग्जाम में खूब भर भर के पूछे जाते हैं। जैसे मनोरंजन का विशेषण पूछे तो कौन सा होगा, विशेष मनोरंजक हो जाएगा, मरीज का मरीजी हो जाएगा, मौसी का मौसेरा हो जाएगा, राष्ट्रवाद का राष्ट्रवादी हो जाएगा, मसीहा का मसीही, मिश्रण का मिश्रित, राजद्रोह का राजद्रोही, रुचि का रुचित, इस तरह करके आपको याद रखने हैं। और विशेषण से ऑब्जेक्टिव में बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, याद रखें 2 से 3 पूछे जाते हैं, मैट्रिक इंटर सभी में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखा है, रोग का विशेषण रोगी हो जाता है, अंक का अंकित हो जाता है, ऋण का ऋणी, एब का एबी, इस तरह आपको लज्जा का लज्जित, अंग्रेज का अंग्रेजी, इस तरह क्षोभ का क्षुब्ध, इस खानदान का खानदानी, इस तरह आपको याद रखना। हम एक बगल से सब दिखा देते हैं, खैरात का खैरात, ये सब देख सकते हैं किस तरह खूब पूछे जाते हैं विशेषण। गुजरात का गुजराती, गुजरात का गुजराती हो जाता है, गुण का गुणी, अनुभव का अनुभवी, ये सारा विशेषण खूब पूछे जाते हैं भर भर के। उपकार का उपकारक, किताब का किताबी, गुण का गुण्य, गुस्सा का गुस्सावर, ये सब आपको, चमत्कार चमत्कारी, परिवर्तन का परिवर्तनीय, ये आपको, मखमल का मखमली, लापरवाही का लापरवाह, लालच का लालची, आमंत्रण का आमंत्रित, आयुर्वेद का आयुर्वेदीय, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। बहुत सारा है, हम दिखा दिए हैं, इससे नहीं जाने वाले हैं, तो जितना हम दिखा रहे हैं ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा हो गया, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, हम सभी दिखा दिए। अब हम बात करेंगे अव्यय। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। तो अव्यय यानी कि अविकारी शब्द के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, तो अव्यय की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे बात करेंगे अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन सभी के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तुम तेज चलते हो, ऐसे शब्द हमेशा अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, चूँकि इन शब्दों का कोई रूप नहीं बदलता, अतः इन्हें ही अविकारी शब्द कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे और कुछ दिया है, जब, तब, जहाँ, ये सारा अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण है। अव्यय शब्द यानी कि अविकारी शब्द को, जब, तहाँ, अभी, वहाँ, इधर, उधर, कब, क्यों, आह, वाह, ये सब जितना है, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, किस लिए, बिल्कुल, अतएव, चूँकि, अर्थात, ये सब क्या है, अविकारी यानी कि अव्यय शब्द होते हैं। अब बात करते हैं अव्यय के कार्य। अव्यय के कार्य हैं, अव्यय क्रिया का स्थान, दिशा, समय, तुलना, परिणाम इत्यादि, ये सब उतना तो ध्यान नहीं देना, हम दिखा दिए, पढ़ लेना है ध्यान आराम से। अब बात करें अव्यय के भेद। अव्यय के भेद बात करते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिया विशेषण क्या है,
क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ ये सब दिया हुआ है, तो जैसे राम अब खा रहा है, तो अब क्या है, क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्रिया विशेषण के कार्य देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। श्याम तेज दौड़ता है, तेज विशेषता बता रहा है, ये सारे के सारे दिया हुआ है। अब क्रिया विशेषण के भेद की बात करें तो क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक ये ध्यान रखना है। पर स्थानवाचक इतना पूछेगा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, हम सभी को एक बगल से दिखा देते हैं, उतना तो ध्यान है नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसे भी लंबा हो चुका है क्योंकि सभी टॉपिक को कवर करने में लंबा होगा ही, ध्यान रखना। अब यहाँ पे भी दिखा दी हैं, यहाँ पर आराम से देख लीजिए, यहाँ पे है जैसे में दिया हुआ है, आराम से पढ़ के अब देख सकते हैं दिया हुआ है। समुच्चय बोधक भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे विस्मयादि बोधक भी देख सकते हैं। और अब जो है ऑब्जेक्टिव आ गया है। अब हम बात करेंगे लिंग और उसके भेद की। तो लिंग और भेद की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिंग और भेद, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम, 2-3 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ से आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम बात करते हैं लिंग और उसके भेद के। तो बात कर लेते हैं संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप में यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुरुष है, लड़की स्त्री है, आदमी पुरुष है, औरत स्त्री है, इस सब पता है। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के मुख्यतः 2 भेद होते हैं हिंदी में, ये याद रखने हैं। एक होता है स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, आप सभी को पता ही है। आप में से भी वीडियो देखते होंगे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी दोनों देखते होंगे। जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष होने का बोध हो, पुल्लिंग, जैसे घोड़ा, लड़का, छत्र, बल। और स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्द के बदले स्त्री होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़ी, लड़की, छात्रा, गाय, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे उच्चारण से भी आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं आराम से, यहाँ से बाहर जाने की संभावना नहीं, पुल्लिंग सिर्फ दिखा रहे हैं। तो जिन संज्ञा के शब्दों के अंत में अ स्वर आता है, अंत में जैसे बोलने में अ स्वर आता है, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कौन कौन हो गया, अ स्वर आते हैं तो क्या क्या हो गया, घर, वरदान, स्वराज, मौन, ये उत्तर, चलज, पंकज, ये सारे क्रोध, गणित, चीज, संगीत, सुखद, दुखद, विवाह, अकाल, नेत्र, पत्र, फूल, फल, तन, मन, थल, ये सारे के सारे, समाज, जैसे सब, संसार, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अपवाद, संतान, पुलिस, सेना, फौज, सरकार आदि सब स्त्रीलिंग होते हैं, ये अपवाद में है, ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये पुल्लिंग संज्ञा, पुल्लिंग होता है लड़कपन, बचपन, जागना, हंसना, ये सब, मोटापा, महत्व, अपनत्व, ये सब। हिंदी में आकारांत संज्ञा की प्राय पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे छाता, पैसा, ये सब, पटाखा, कपड़ा, बक्सा, लड़का, नाला, ये सब। और बात है दिन, महीना, यहाँ पे दिया हुआ है दिन, महीना, ग्रह, पर्वत, रत्न, धातु, शरीर के अवयवों, अनाज, पेड़, द्रव्यमान आदि पुल्लिंग होते हैं। सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। दिन के नाम यहाँ पे देख सकते हैं, सबका यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रह के नाम सब दिया है। ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं, हम दिखा दिए हैं। आराम से इससे बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ये तो है पुल्लिंग। पुल्लिंग यहाँ पे देख सकते हैं, पेड़, अनाज, सबका, ये सब सारे के सारे पुल्लिंग हो गए हैं। और ये हो गया निम्नलिखित में से ऐसे सब जो सर्वदा पुल्लिंग होते हैं। तो देख सकते पशु, पक्षी, कौवा, बिच्छू, छुछुंदर, खटमल, छुछुंदर आ गया, देख सकते हैं। सांप, गिरगिट, झिंगुर भी आ गया, झिंगुर, कीड़ा, गेंडा, शब्द, ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो संस्कृत के आकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे तो संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः क्या होते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। लता, स्वभाव, दया, क्षमा, लज्जा, मामला, ये सारे, ममता, प्रार्थना, वेदना, छाया, आशा, इच्छा, परीक्षा, योग्यता, संस्था, ईर्ष्या, सुंदरता, सुंदरता, ये सब क्या होता है। और ये होता है लज्जा हुआ, क्षमा हुआ, माया हुआ, दया हुआ, प्रिया हुआ, शोभा, सबालता, नम्रता, निराशा, अभिलाषा, घटना, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं। अपवाद में क्या होते हैं, अपवाद में है लघु, सेतु, पानी, मोती, हाथी, मुनि, पुति, पति, ये दिया हुआ है। अब वही बात करें जिन शब्दों के संज्ञा के अंत में तो वो वट, हट होता है, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पे बनावट, चिल्लाहट, घबराहट, सजावट, करवाहट, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों, लिपियों, बोलियों तथा भाषाओं, ये सब नक्षत्रों या के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है नदियों के नाम दिया हुआ है। ये जितना भी है सभी के सभी स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम, हिंदी में बोलियों के नाम, ये सभी जो भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, झीलों के नाम और नक्षत्रों के नाम, ये सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और लास्ट देख लेना है खाने पीने की चीज़ें, बनिए की दुकान की चीज़ें प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। खाने पीने की चीज़ें, कचौरी, दाल, पकौड़ी, चपाती, रोटी, ये सब, बने की दुकान की इलायची, लौंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ये ध्यान रखना है।
और भी देख सकते हैं तो ख ख से अंत तक वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। निम्नलिखित में से शब्द जो सर्वदा स्त्रीलिंग होते हैं सब हमेशा ऐसे होते हैं। मकड़ी, कोयला, मैना, गैया, मछली, मक्खी, मक्खी होता है, मछली होता है, छिपकली होता है, छिपकली, चील, गिलहरी, ये सारे के सारे क्या होता है स्त्रीलिंग। तो लिंग निर्णय के सरल सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है। जिन शब्दों को संज्ञा ज्ञात करने हो एक उसका बहुवचन रूप बना लें। बहुवचन रूप के अंत में यानी कि जिस शब्द की संज्ञा ज्ञात करना हो तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग ज्ञात करना हो तो क्या करना होता है उसका बहुवचन रूप बना लेने हैं। बहुवचन रूप के अंत में यदि आ, ए, आर आ रहा है तो शब्द स्त्रीलिंग है। और नदियों में आ या ए नहीं आ रहे हैं तो शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, बनाया भवन क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब बना के दिया हुआ है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आराम से पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दें कि यहाँ ऊपर में दिया हुआ है, सब शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से पढ़ लें। अब वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय की 4 विधियाँ दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग की 4 विधियाँ। क्रिया द्वारा गाय खाती है तो खाती है क्या स्त्रीलिंग हुआ। बैल खाता है तो बैल क्या हुआ पुल्लिंग हुआ। ध्यान देना है। क्रिया स्त्रीलिंग शब्द खाता स्त्रीलिंग एवं खाता से बैल के पुल्लिंग होने का बोध हो रहा है। विशेषण की बात उसी तरह यहाँ पे दिया गया गाय उजली है, उजली क्या है गाय पुल्लिंग हो गया। बैल उजला है तो ये पुल्लिंग हो गया। इस तरह सर्वनाम से दिया है गाय मेरी है तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया। ये सब वाक्य प्रयोग द्वारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान करें। मोहन की गाय है कहाँ है तो इसकी की है स्त्रीलिंग है। मोहन की बैल कहाँ है तो का पुल्लिंग हो गया। ये सब पढ़ लेने हैं ध्यान से। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम यहाँ पे दिया गया है, कैसे देना है तो आप देख सकते हैं। साधारणतः पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है जिन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय लिखित है आ, आइन, ये सब जोड़ने के बाद क्या होता है स्त्री हो जाते हैं। जैसे आ, आई के जोड़ने के बाद क्या है बाल, अला, ये सब जितना भी है सब उतना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ बता दिए कैसे पढ़ना है। यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिया हुआ है। राजा रानी क्या है तो राजा क्या है पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग। इस तरह करके ध्यान से देख लेना, ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग है और इससे ज़्यादा मैट्रिक में नहीं जा सकते हैं। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही काफ़ी है, ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे कुछ अक्षर जो है स्त्रीलिंग के रूप है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है। ये है पुल्लिंग, ये वाला पार्ट क्या है पुल्लिंग है और ये वाला पार्ट जो क्या है स्त्रीलिंग है, याद रखना है। ये है पुल्लिंग, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है स्त्रीलिंग और ये है पुल्लिंग। फिर मोटा अक्षर में जो डार्क में पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है, ये याद रखना। ये सीधा में है दिया हुआ है, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे हम वचन और उसके भेद की। वचन भेद के बारे में बात करते हैं। चलिए तेज़ी में निकलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका है और लंबा होने के बाद विद्यार्थी देखना नहीं चाहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, आम, एक एक बोध का बोध होता है, एक का बोध हो रहा है। जैसे लड़के, लड़कियों, एक का बोध हो रहा है। जैसे एक लड़का, लड़की, एक का बोध हो रहा है। जैसे एक लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, ये सब अधिक, आप लोग ये अधिक यानी कि अनेक का बोध हो रहा है। ये सब क्या होता है वचन होता है। वचन की बात करें तो वचन कहते हैं, वचन के भेद क्या होते हैं। एक वचन, द्वि बहुवचन होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं एक वचन, जिस रूप में एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, किताब, कलम, घोड़ा। जिस शब्द से जो है एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं वचन। गाय, किताबें, कलमें, ये सारे के सारे वचन हैं। बहुवचन बनाने के नियम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बनाना है। दिया हुआ है आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। लड़का का लड़के, ए जोड़ दिया आ को, यहाँ पे लड़का आ था, यहाँ ए जोड़ दिए, हो गया बहुवचन। कमरा का कमरे, कौआ का कौए, घोड़ा का घोड़े, पहिया का पहिए, इस तरह करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे अंत में आ को ए जोड़कर बहुवचन बनाए। लता का लताएं, इस तरह करके बहुवचन बनाए के ऐसे भी पता चल जाएगा बहुवचन है, ध्यान रखना है। तो बहुवचन बनाने के लिए सीख गए हैं। गाय को गायें कर दिए, बहुवचन हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी है लड़की का लड़कियाँ, इस तरह करके बहुवचन बनाने, ये है बहुवचन। अब हम बात करते हैं उपसर्ग। खूब भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं उपसर्ग। चलिए उपसर्ग को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग के बारे में जानेंगे तो उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द अर्थ किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदलता है, यानी जो शब्दों के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। जैसे आयोग में कौन शब्द है, वह शब्द है आगे में। योग क्या होता है, बाद में मिल से बना है। इस तरह करके उपसर्ग है, ये पहचानना है। वही बात है संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या कैसे पता करना उपसर्ग। हिंदी में संस्कृत अंकित उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग यहाँ पे दिया हुआ, ये सब उपसर्ग। अति क्या है,
अति क्या है? उपसर्ग है। अति धन अंत यानी कि अत्यंत हो गया। अत्यंत इसे पर्यायवाची शब्द भी जान सकते हैं। ये अति संधि विच्छेद हो गया, समझ लीजिए। अत्यंत का संधि विच्छेद यहाँ पे अति क्या है? उपसर्ग हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और अति प्राचीन तो अति उपसर्ग जो आगे लग गया, परा उपसर्ग, ये सब में अति उपसर्ग परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना? परा से बन गया पराजय, यानी कि खूब पूछता है परा उपसर्ग से कौन सा बना? पराजय। परि से परीक्षा, प्र से प्रचार, प्रति से प्रतिकार, इस तरह करके यहाँ पे परा से प्रभाव, ये परा से प्रसिद्ध, ये सब उपसर्ग बनाया गया है। देख लीजिए एग्जाम के पढ़ने से काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। सु से सुगम, ये सब वि से विकल्प, आ से अकाल, अनु से अनुभव, ये सब जो है अनुशासन अनुभव होता है। अब से अपकार, अभि से अभिमान, अभ्यागत अभिमान, ये सब होता है। अब से अवकाश, ये सारे के सारे उपसर्ग है। देख सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं अगर आप ध्यान से देख सकते हैं। उत उपसर्ग क्या है? उच्चारण होता है, उच्छ्वास होता है। उप से उपकृत होता है, उपयोग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। निस से निसंकोच और नीर से निसंदेह, नीर से निरादर और कु से कुकर्म, इस तरह करके आपको ध्यान रखना है। वो तो संस्कृत का उपसर्ग था, ये अभी हिंदी का उपसर्ग देख सकते हैं। आ से अलग यानी कि अलग हो गया, अ से अटल, इस तरह के ओ से ये अज से अजल, ये सब जो है आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हिंदी का ही उपसर्ग था, वो संस्कृत का, ये सब हिंदी का है, ये देख सकते हैं। भर से भरपेट और भरपूर, नी से निडर, निडर निकम्मा, नी से निडर निकम्मा, सौ से सहित और सपूत भी होता है, ये सारे उपसर्ग है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय भी एग्जाम में खूब पूछे थे। उपसर्ग प्रत्यय से निश्चित है 2-3 प्रश्न जो है, 2 से 3 प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय से पूछे ही जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी का फुल एनालिसिस करते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं कि प्रत्यय वे शब्द अथवा वे शब्द जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि वे शब्द जो शब्द में के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठधनीय, पठनीय हो गया, निय लग गया पठनीय, दौड़ में ना लग गया तो दौड़ना हो गया, सज में आवट लग गया सजावट हो गया, होना में हार लग गया तो होनहार हो गया। इस तरह करके आपको बताने हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कौन कौन? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ध्यान रखना है। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यदि जैसे कि लिखना, क्रिया के साथ वाला प्रत्यय जो है लगा देने से क्या होता है? लिखने वाला हो जाता है। उसी तरह हिंदी में कुछ प्रत्यय यहाँ पे दिया हुआ है, कर्तरीवाच, कृदंत, ये सब उतना ध्यान यहाँ पे दिया हुआ है। सब कर प्रत्यय दिया हुआ है, शब्द के रूप दिया है। हार का पालनहार, हार हार प्रत्यय, ऊ से उबाऊ, अक से पालक धावक, ये सब आकाश से, ये सब से प्रत्यय बनने वाला। आलू से झगड़ालू, दयालु, कृपालु, ये सब प्रत्यय खूब पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब है कर्म प्रत्यय हो गया, यहाँ पे दिया है गण, सिर्फ आपको प्रत्यय आपको ध्यान ध्यान करना यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यय दिया हुआ है। आल के झूला, भालू, ये सब बन, न से बंधन, झरन, ये सब है। बहुवचक है यहाँ पे जो आहट से घबराहट, चिल्लाहट, आवट से सजावट, आव से खिंचाव बचाव, आई से लड़ाई चढ़ाई, इस तरह करके जो है प्रत्यय। अब यहाँ पे तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा समास अथवा विशेषण के अंत में लग कर उनसे नए शब्द बनाते हैं तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि बने इनके योग से बने तद्धित प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मानव, धनता, मानवता, अपना, धनपन, अपनापन, इस तरह करके प्रत्यय जो है यहाँ पे दिया हुआ है। देख सकते हैं। आर से सुनार, लोहार, आई से सुखिया, दुखिया, ची से ये सब दिया हुआ है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आहट से चिकनाहट, करवाहट, गर्मी, सर्दी, ये सारे के सारे यहाँ पे पन उपसर्ग से बचपन, लड़कपन, ये सब यहाँ पे है। इनसे एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया, ये ध्यान रखने हैं। और इसको जो है सिर्फ ध्यान एक बार देख लेने के बाद दोबारा जो है एक बार ध्यान में आ जाने के बाद जो दोबारा देखने का जरूरत नहीं होगा। प्रत्यय समास ये सब प्रत्यय उपसर्ग। अब बात करते हैं संधि और उसके भेद, काफ़ी महत्वपूर्ण है। संधि खूब पूछे जाते हैं, भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए संधि के बारे में बात करते हैं, तेजी में निकलते हैं समझाते हुए ताकि आपको समझ में भी आ जाएंगे। बात करते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं 2 अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे गण, धन, ईश, गणेश, ओ धन क्या लग गया? बड़ी हर्षई की मात्रा बन गया ए। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, सब बहुत सारा है, ध्यान रखने। इस तरह करके संधि कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो संधि विच्छेद का जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है यदि उन्हें संधि के पहले वाले रूप में अलग अलग करके रखा जाए तो उसे संधि विच्छेद कहा जाएगा। जैसे संधि है, यहाँ संधि विच्छेद है। जैसे गणेश का गंधर ईश,
दिगंबर की बात करें, दिग धन अंबर, ये से याद रखना है। संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, याद रखना है। अब स्वर संधि की भेद देख लेते हैं। तो स्वर, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विरूप परिवर्तन होता है, जो रूप में परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि के, जैसे भाव धन अर्थ, भावार्थ हो गया। और यहाँ पे भावार्थ ये हो गया, ये ब बराबर व धन ओ हो गया, ये याद रखना है। इस तरह करके अब स्वर संधि के भेद यहाँ पे दिया है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, खूब पूछे जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयाजन संधि, अयादी संधि। अब यहाँ पे देखना है दीर्घ संधि को कैसे देखना है, सभी का हम उदाहरण साथ दिखा रहे हैं। दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ के आपस में मिलने से यदि स्वर या उसी जाति के दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ धन अ, आ हो गया, भ भाव, ऐसे भावार्थ में क्या होता है, भावार्थ में भाव, अ हो गया, अर्थ में अ हो गया, दोनों मिलकर आ बन गया, यहाँ पे भावार्थ हो गया। उसी तरह यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे पुस्तक धनालय, अ धन आ बराबर आ। यहाँ पे परीक्षा धन, परीक्षा धन अर्थी, आ धन अ। ये नहीं कि आ ओ का जो प्रयोग हो रहा है, आ बन रहा है, तो वो क्या हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये सब सभी दीर्घ संधि। हर्षई, इसमें भी ये भी दीर्घ, कवि धन इंद्र, आ हर्षई, हर्षई बराबर दीर्घई, छोटी हर्षई और बड़ी हर्षई मिलके हो जाता है दीर्घई ही। अगर दो गो छोटी हर्षई मिलके दीर्घई बन जाता है। इस तरह करके दिया, मही धन इंद्र, सारे क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी है दीर्घ संधि के उदाहरण ही, सभी के सभी। हर्षऊ हो गया, यानी कि इसमें जो है क्या होगा, आ दीर्घई और हर्षऊ, ये आने के बाद, दीर्घऊ आने के बाद जो है, समझ लीजिए क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये तीनों समझ लीजिए, याद रखिए, इसका ट्रिक हो जाता है। अब गुण संधि आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यदि अ या आ के बाद हर्षई दीर्घ हर्षऊ दीर्घ री स्वर आता है तो दोनों के मिलने से जो ए ओ अर हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया अ धन ए हर्षई बराबर ए हो गया, छोटी हर्षई, तो देव धन इंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र में होता है, देव में अ हो गया और इंद्र में ई हो गया, बराबर क्या बन गया, ए बन गया, उसे देवेंद्र हो गया। इस तरह करके मतलब कहने का तात्पर्य ए हो गया। कहने का तात्पर्य गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि का अगर हम बात करते हैं क्या क्या होता है, गुण संधि को पहचानने का तरीका होता है ए और औ और अर, ये हो गया तो आ गया, तो समझ लीजिए कि संधि करने के बाद ये आ गया तो बन गया, तो समझ लीजिए क्या है, गुण संधि है। उसी तरह हम बात करते हैं वृद्धि संधि में, यदि अ आ के बाद ए ओ में और अ आ के बाद जो है ए ओ हो तो ओ में बदलना, तो वृद्धि संधि कहलाता है। वृद्धि संधि में क्या होगा, ए हो जाएगा और ओ है, तो समझ लीजिए क्या है, वृद्धि संधि, ए और ओ वृद्धि संधि। अब यन संधि की बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यन संधि में क्या हो जाएगा, यन संधि में यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। जिस अक्षर में है, जिस अक्षर में हम बात करें क्या हो जाएगा, य आ यू ये, ठीक है, ये हर्षऊ दुर्गऊ दोनों लग जाता है यो में, तो ये हो गया, वो हो गया, वाह हो गया, वे हो गया, वी हो गया और रा हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ये क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण है, ये ध्यान रखना, यन संधि के उदाहरण है, याद रखना यन संधि। अब है अयादी संधि। अयादी संधि में यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, तो अय हो गया, अय हो गया, आई हो गया, अब आबी, ये सब सभी के उदाहरण है। पावक, पवित्र, ये सब मिलकर बनता है, ये याद रखने हैं। यानी कि पो, पवन को हम संधि विच्छेद करेंगे, पौ धन अन, इसी में क्या है, पौ में ओ है, अन में ओ है, तो मिलके अब बन गया, तो ये हो गया पवन, यानी कि अयादी संधि हो गया। पवन, पावक, नाविक, ये सारे गायक, नयन, नायिका, ये सारे के सारे क्या है, अयादी संधि है, और ये खूब पूछे जाते हैं इसका संधि भी। अब तो सभी को पता ही है व्यंजन संधि की बात, यदि व्यंजन के साथ, यदि व्यंजन के वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर्ण वर्ण की संधि से व्यंजन से कोई विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है, व्यंजन संधि। जिस संधि में समझिए हलंत लग गया, जिस अक्षर में, जैसे क में हलंत लग गया, त में हलंत लग गया, ये समझ लीजिए कि व्यंजन संधि है। इस तरह आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं सब में व्यंजन में हलंत लगा हुआ है। इस सब का, ये दिगंबर, टिकम्बर, अजंत, जगदम, जगदानंद, सरदर्शन, ये सारे के सारे क्या होता है, यानी कि तीसरा अर्थ को बता रहा है। ये सारे के सारे क्या होता है, व्यंजन संधि होते हैं। ये देख सकते हैं वाग्मय, जगन्नाथ, ये खूब पूछे जाते हैं। हे स्वामी प्रभुनंद, जगन्नाथ देवानंद, ये हो गया, याद रखना, याद आ जाता है, डायलॉग बहुत ही फेमस हो गया है। तो उच्चारण, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, देखते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण है।
तो ये सब जो है व्यंजन संधि के उदाहरण है, हम दिखा देते हैं एक बगल से। सबको एकदम बढ़िया से देख लेने हैं, सबको ध्यान से। व्यंजन संधि। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देख सकते हैं यहाँ पे ये है विसर्ग संधि। जैसे इस तरह का लग गया तो विसर्ग, तो समझ लीजिए विसर्ग संधि हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं दू, धनात्मा, दुरात्मा, ये सब सारे दुर्गंध, ये सारे के सारे विसर्ग संधि है। ये भी हम दिखा दिए, आराम से देख लीजिए क्या है। निरर्थक में दिया हुआ है दुर्गंध, निर्धन, आशीर्वाद, ये सब सारे विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि है, देख सकते हैं सभी के सभी। सभी के सभी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं समास और उसके भेद। समास और उसके भेद काफ़ी महत्वपूर्ण है, खूब पूछे जाते हैं, भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे समास का परिभाषा खूब, समास और संधि का परिभाषा एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, याद रखना। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्ति, चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, यानी कि एक हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजा की कन्या, तो राजकन्या की क्या हो गया? विभक्ति लोप हो गया। उसी तरह भाई और बहन, भाई बहन, यानी कि और क्या हो गया? लुप्त हो गया। इसी तरह समास कहते हैं। समास विग्रह क्या कहते हैं? समासिक विग्रह कैसे करना? यदि समासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप में दिखलाया जाए तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि राजमहल, तो राजा, राज प्लस महल, यानी कि राजा का महल, इस तरह समास विग्रह हो गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इस तरह हो गया। अब समास के भेद की बात करें। समास के कुल 6 भेद होते हैं, यानी कि 7 भेद होते हैं, याद रखना है। ऐसे 7 मूल रूप से 6 ही होते हैं, लेकिन 7 भेद कहते हैं, ये ध्यान करें। अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास के अंत में शब्द शब्द यानी कि उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि अंतिम पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष में क्या है? को चिन्ह जिसमें लग गया उस कर्म, तो जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला, सिर तोड़, सिर को तोड़ने, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, ये सब सर, बंशीधर, बंसी को धारण करने वाला, ये सब जो है मन को हरने वाला, मनोहर, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारना, जलधर जल, ये सब क्या हुआ? तत्पुरुष क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष हुआ। अब है करण तत्पुरुष समास। जैसे कि करण तत्पुरुष में से चिन्ह लग गया, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, मंदांध्र, मन से अंधा, कामचोर, काम से चोर, मुंह से चोर, रोग से पीड़ित, ये सब जो क्या हुआ? करण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए जिस चिन्ह प्रयोग हो गया, जैसे देवालय, देव के लिए, किताब घर, किताब के लिए घर, न्याय के लिए घर, रसोई घर, शिवालय, स्नान घर, स्नान के लिए घर, ये सारे के सारे क्या हुआ? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गौशाला, गौ के लिए। अब है अपादान तत्पुरुष समास। तो से चिन्ह का प्रयोग अनहीन, अंशहीन, नेत्रहीन, नेत्रहीन, धनहीन, धनसेहीन, ये सब जो है धनहीन, नेत्रहीन, ये सब याद रखना है, खूब पूछे जाते हैं। ये समन तत्पुरुष समास का के की चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसमें कि का चिन्ह का लोप हो जाता है। राजकन्या, राजा की कन्या, भूदान, भू का दान, ये सब का के। जननायक, जनों का नायक, कन्यादान, कन्याओं का दान, गुरु सेवा, गुरु की सेवा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, सेना नायक, सेना का नायक, अनधन, अन्न का दान, ये सब अधिकरण तत्पुरुष आ गया। में चिन्ह का लोप हो जाता है। नरोत्तम, नरों में उत्तम, ये सब दानवीर, दान में वीर, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सब में उत्तम, ये सब जो है आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बात करें, दूसरा आ गया जो कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में कर्ता चिन्ह को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि प्रथम पद, जिस समास का ऐसे भी कर सकते, जिस समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, उसे क्या कहें? कर्मधारय समास। जैसे क्या होता है? महाकाव्य, महान है जो काव्य, महान है जो काव्य, समास विग्रह हो गया। महात्मा, महान आत्मा, यानी कि महान है जो आत्मा, ये हो गया विग्रह। समास विग्रह करने के लिए कहेगा तो इसे करना है। तो जैसे कहेगा महात्मा का समास विग्रह करा है, महान है जो आत्मा। बीरबला, वीर है जो बाला। नीलकमल, नीला है जो कमल, ये खूब पूछे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और महाकाव्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। और महावीर, महान है जो वीर, ऐसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका कर्मधारय समास हो गया। अब है बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यहाँ पर देख सकते हैं, बल्कि तीसरे अर्थ को बताता है, बल्कि समस्त पदों से किसी अन्य शब्द का बोध होता है, यानी किसी तीसरे अर्थ को बताता है, इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, से नीला है कंठ, जैसे भगवान विष्णु, यानी कि सभी भगवान को इंगित करता है बहुब्रीहि समास खास करके। बिना पानी, बिना को धारण करने वाला, सरस्वती माता। वज्रदेव, वज्र को धारण करने वाला, हनुमान का बोल। चतुरानंद, चार है आनंद, जिसके ऐसे मुख, जिसके ब्रह्मा जी। दशानंद, 10 है आनंद, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला,
कृष्ण जी। चंद्रधर, चंद्रमा को धारण करने वाला। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। ये सब शिव जी इस तरह करके। अब अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है अर्थात और क्रिया, यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह प्रतिदिन आ रहा है। प्रतिदिन का क्या होता है? प्रतिदिन आ रहा है, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। प्रतिदिन, हर दिन, ये सब खूब ज़्यादा पूछा। यथाशीघ्र, प्रतिदिन, यथासंभव, ये पूछे भी गए हैं, खूब इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखने हैं। अब बात करें द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे देश विदेश, लोटा डोरी, माता पिता, सीता राम, राजा रानी, राधा कृष्ण, अच्छा बुरा, इस तरह करके। कभी कभी क्या होता है, विभक्ति चिन्ह जो है लोप हो जाता है, याद रखना है। वो भी होता है जिसमें दोनों पद, वो भी होता है द्वंद्व समास, इस तरह याद रखना है। अब बात करते हैं द्विगु समास, जिस समास का जो है पहला पद संख्यावाची यानी कि संख्या को दर्शा रहा है, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे छमाही, छम महों का समाहार, ये समास विग्रह किया हुआ है इस साइड में। तो पहर, चौराहा, नवग्रह, त्रिफला, त्रिफला, पंचमुख, ये सब क्या होता है? द्विगु समास होता है। नए समास यहाँ पे देख सकते हैं। नए समास क्या होता है? जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द हो, उसे क्या कहते हैं? नए समास कहते हैं। जैसे अधर्म, अनिष्ट, अनावश्यक, नापसंद, ये सब क्या होता है? नए समास। अन्याय, अनुचित, अजन्मा, गोचर, ये सब क्या होता है? नए समास होता है। आप जानेंगे वाक्य के बारे में। तो वाक्य क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? समान तौर पर वाक्य सार्थक शब्द समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। जैसे मोहन, सोहन, बाग, घर, मैदान, ये सब वाक्य होते हैं। अब बात करते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य की अगर हम बात करें तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? वाक्य के 2 अंग होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला क्या हो? उद्देश्य और विधेयक वाक्य होते हैं। उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, कुछ कह रहा है, और बात करते हैं उद्देश्य के रूप में क्या होता है? वाक्यों में उद्देश्य भिन्न भिन्न रूप में होता है। क्योंकि जैसे संज्ञा में होता है गणेश गाता है, मैं पढ़ता हूँ, गरीब को कौन पूछता है, ये सब क्या होता है? उद्देश्य वाक्य होता है। अब विधेयक वाक्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेयक कहते हैं। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्या है? सुरेश के बारे में कहा गया तो पुस्तक पढ़ रहा है, अतः वह विधेयक होता है। अब वाक्य की संरचना के आधार पर जो है, यानी कि वाक्य संरचना स्वरूप की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये पूछे जाते हैं। यहाँ से जो है पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 नंबर का पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे क्या कहते हैं? साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेयक रहता है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसती है, मोहन खेलता है, मोहन दौड़ता है, मोहन हंसता है, राम बोलता है, इस तरह करके हो रहेगा। साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य होता है। अब यहाँ पे होता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या सरल वाक्य हो, उनमें से मुख्य वाक्य हो और शेष, यानी कि एक से अधिक साधारण या सरल वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जैसे यार मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा, ऐसे करके मैं नहीं होगा, तो ये क्या हुआ? मिश्र वाक्य। यानी कि मिश्र वाक्य में क्या होता है? मैं यहाँ तहाँ यहाँ वहाँ ये वे लेकिन किंतु परंतु, ये सब का जो प्रयोग हो उसे क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। अगर कहीं जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल हो, योजक हो, जैसे योजक और, अथवा, यदि, या, एवं, तथा, ये सब का जो प्रयोग होता है, याद रखना क्या होता है? ये होता है संयुक्त वाक्य। या का प्रयोग हो, एवं हो, या तथा हो, और हो, एवं हो, तथा, ये सब जो होता है क्या होता है? ये होता है संयुक्त वाक्य। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, उसकी आंखें हंसती है किंतु उसका उद्देश्य हृदय रोता है। मैं यहाँ और वह वहाँ गया, ये क्या होता है? और, या, एवं, ये सब का प्रयोग हो तो संयुक्त वाक्य। आपको याद कर लेना है, क्योंकि जैसे में प्रयोग करना। सिर्फ सरल वाक्य तो साधारण होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सरल वाक्य तो साधारण होते हैं, बिजली चमकती है, पानी बरसता है, ये ऐसे करके रहता है। लेकिन 2 में लफड़ा फंसता है। ये दोनों को आप याद कर लो तो आराम से निकल जाएगा मामला, एकदम मामला सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि और, अथवा, या, एवं, ये सब जो प्रयोग हो तो ये समझ लीजिए क्या है? संयुक्त वाक्य। जब, तहाँ, कब, कहाँ, ये वे, जहाँ तहाँ, ये सब का प्रयोग हो तो मिश्र वाक्य होता है। ये ध्यान रखना, जितना बोले उतना ध्यान रखना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। विधि वाक्य, मैं खा चुका हूँ। विधिवाचक, निषेधवाचक, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। आज्ञावाचक, तुम जाओगे, तुम पढ़ोगे, ऐसे आज्ञा दे रहा। और बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्नवाच्य, तुम क्या पढ़ रहे हो। विस्मयादि विस्मयवाचक, ओह यह गिफ्ट पी गया, यह
यह पिट गई ही गया। संदेहवाचक उसने कहा होगा। इच्छावाचक तुम अपने काम में सफल रहो। संकेतवाचक यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। और विधिवाचक यहाँ पे जिससे किसी बात के होने का बोध होता है। सरल वाक्य हम खा चुके हैं। मिश्र वाक्य मैंने खाना खा चुका, तब तब कहाँ जब तहाँ, ये सब संयुक्त वाक्य और का प्रयोग हुआ। संयुक्त वाक्य इस तरह करके अब याद। निषेधवाचक यहाँ पे देखते हैं किसी की बात का ना होने का है तो सरल हमने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया होगा। सरल मिक्स वाक्य में बना रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सरल वाक्य मिश्र वाक्य। आज्ञावाचक यहाँ पे देख सकते हैं आज्ञा का बोध हो तो इस प्रश्नवाचक है। निष्पेषवाचक ये सब याद रखना है। इच्छा हो गया। अब है वाच। वाच के क्या है, वाच में देख सकते हैं यहाँ पे दिखा दिए, उतना पूछता नहीं वाच के बारे में। कर्तरीवाचक, अनुभाववाचक, वाच 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। कर्मवाचक सबका दिया हुआ है, परिभाषा पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी भी पूछे जाते हैं, खूब ये ध्यान रखने हैं। एग्जाम में 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। यहाँ पे हम दिखा देते हैं शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, आपको याद कर लेना कैसे लिखा जाता है, बस लिखावट पे ध्यान रखो, वही है शुद्ध अशुद्ध। यहाँ पे देख सकते हैं शुद्ध अशुद्ध वर्तनी दिया है। ये है इधर शुद्ध लिखा हुआ है और इधर अशुद्ध लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ से खूब एग्जाम आते हैं क्वेश्चन। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना है। बोल्ड अक्षर में जो लिखा हुआ है मोटा अक्षर में शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है, यानी कि अशुद्ध है बोल्ड अक्षर में जो लिखा हुआ है। और जो ये है लक्ष्मण, ये लिखा है शुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सब शुद्ध अशुद्ध है, ये अशुद्ध है ये शुद्ध है, ये ध्यान रखना है। देख लीजिए पूरा अशुद्ध अशुद्ध दिखा दिए हम एक बगल से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिखा दिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना है। यहाँ पे दिखा दिए। अब चलते हैं पर्यायवाची शब्द जो एग्जाम में 2 से 3 नंबर दिला सकते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द पहले समझ लेते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, कहते हैं समान अर्थ, एक ही अर्थ अथवा एक ही विकल्प। यानी कि सीधे शब्दों में समझें तो एक व्यक्ति का अनेक नाम जैसे रखते हैं, घर में कुछ स्कूल में कुछ, यानी कि उसी से मिलता जुलता जो नाम हो उसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए हम पर्यायवाची शब्द के बारे में जान लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में देख लीजिए, अब हम खाली दिखा रहे हैं आपको, बस पढ़ना है, मोटा मोटा अक्षर को याद करना। इंपॉर्टेंट हम चिन्ह लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि हुआ, तालाब हुआ, देवता हुआ, नदी हुआ, पति हुआ, पत्नी हुआ, ये सब आपको याद रखना है, इतना ही जितना लगा रहे हैं। पर्वत हो गया, पुत्र हो गया, वायु, पृथ्वी, पुष्प, वृक्ष, समुद्र, सूर्य, सरस्वती, ये सब को याद करने में। अब होगा सर्फ, रात, यमुना छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। याद करने के लिए हम बात करते हैं राजा हो गया, असुर हो गया, अमृत हो गया, अश्व हो गया, आँख हुआ, आकाश हुआ। अब ये सब याद करना है। उसके बाद क्या हुआ, इच्छा हुआ, इंद्र हुआ, इंद्र का खूब पूछता है, देवेश, इंद्र, सुरपति, सुरेश, देवराज, ये सब याद करना है। सुंदर का, मनोहर, रुचि, सिंह का, स्त्री का, इसे स्त्री का याद करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बिजली का भी याद करना है, खूब पूछा था, दामिनी, चपला, ये सब याद करना। महादेव का भी याद करना है, महादेव का ऐसे याद ही रहता है। ईश्वर का, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, इस जगन्नाथ, जगन्नाथ प्रेमा याद हो गया। कपड़ा का भी याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। जो टिक लगा रहे हैं, गणेश का और गंगा का याद रखना है। अब घर का, जल का तो याद, जल खूब पूछो। कमल का, घर का, गी गे ऐसे होता है। गणेश का भी याद रखना, विनायक, दामोदर, लंबोदर, गजानन, ये सब होता है। कोयल का भी याद कर लेना एक, और कोई दिक्कत नहीं है। अब है विलोम शब्द, यहाँ पे देख सकते हैं विलोम शब्द दिया हुआ है। लिंग परिवर्तन, जैसे लिंग परिवर्तन जैसे भाई बहन, राजा रानी, बर बधू, लड़का लड़की, गाय बैल, ये सब जो है दिया, कुत्ता कुतिया, ये सब दिया हुआ है, देख सकते हैं। उपसर्ग की सहायता से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दिखा देते हैं। विपरीतार्थक शब्द यानी विनोद शब्द है। विलोम शब्द आपको याद रखना, आकाश पाताल, बाकी तो ये तो आराम से, कठिन का सरल, ये सब ऐसे, आत्मा का अनात्मा, अग्रज का अनुज, उपसर्ग का प्रत्यय, ये सब आपको याद करने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिखा देते हैं, फिर देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या ही कहना, इम्पोर्टेंट तो आप सच, झूठ का सच, ये सब आपको, तीव्र का मंद, महान का साधारण, इस तरह गर्म का ठंडा,
ये सब आपको याद करने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लो। एक ही वीडियो में सारा समय 1 घंटा आपको लगेगा, या 1 दिन में नहीं होगा 2 दिन में करना है, आधा-आधा देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना तो ज़रूर है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ काफ़ी महत्व। अब एक ही बार सभी दिखा देते हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखना लेकिन सभी है, आपको एकदम एक बार में नहीं हुआ, 2 बार 3 बार में देखना है, लेकिन देखते रहना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से भर-भर के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखने हैं। आ गया अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखने हैं। इसको भी हम दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत। अनेक आर्थिक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सूची दिया हुआ है। जो पर्दा में रहे तो एक शब्द हो गया, जो पर्दा में रहे तो पर्दाशनी, जो उद्धार करता हो उद्धारक, जीने की इच्छा जिजीव्यसा, यहाँ पे देखते हैं ये ज़्यादा पूछता है। और ये और क्या होता है देख सकते हैं, हम इम्पोर्टेंट टिक लगा देते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, कौन होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कृतघ्न हो गया, कृतज्ञ हो गया, अमर हो गया, वाचाल हो गया, पतित हो गया, गिरा हुआ, चतुर्भुज हो गया, दशानन हुआ, अदिति हो गया, निर्दय हो गया, अनाथ हो गया, नास्तिक हो गया, आस्तिक, विधवा, अनुज, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट ही है। तेजस्वी हुआ, सर्वभक्षी हुआ। जो इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं उसको याद रखना। अनुपम हो गया, असंभव हो गया, शत्रुघ्न हो गया, कवित्री हो गया, निरामिष हो गया, ये संसारी शाकाहारी, सबको इसे भी आपको याद रखना, याद है ये है, लेकिन थोड़ा सा जो जहाँ पे कन्फ्यूजन फंस रहा है उसको ध्यान से देखना है। स्वार्थी होगा, परमार्थी नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं। पराधीन हो गया, अब है प्रियदर्शी हो गया, शमशान हो गया, मनोहर हो गया, पुत्रवधू हो गया, धर्मात्मा हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, सुलभ हो गया, परोक्ष हो गया, सपेरा हो गया, यात्री हो गया, संगम, दुखम, ये सब आपको याद रखना, लंबोदर, ये सब याद रखना है। एक बारी में सब दिखा रहे हैं, आपको देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, हम सभी एक बगल से दिखा देते हैं। किताब पढ़ने का उसका फुर्सत नहीं है तो वीडियो आप रात में भी देख के आराम से, वीडियो को आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किताब अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ये देख सकते हैं, फिर दिखा दिए पूरा, एक भी छूटने नहीं पाए, जितना है सब के सब। अब आया मुहावरा, मुहावरा भी खूब पूछे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, मुहावरा भी हम आपको दिखा देते हैं। एक भी चीज़ यहाँ से छूटने नहीं देंगे, जितना है आप देख लीजिए, हम आराम से। तो अंगूठा दिखाना, ये जो हम तो चिन्ह तो नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं तो लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट सब। हड़प लेना, प्रेम में फंसना, मूर्ख होना, परवाह न करना, कठिन कार्य करना, दखल देना, मर जाना, बेइज्जती करना, खुशामद करना, एकमात्र सहारा, धोखा देना, स्वागत प्रतीक्षा करना, यानी कि ये देना, कपटी मित्र का, अत्यधिक क्रोध, खरी खोटी, घबरा जाना, धमकाना, कठिनाइयों का अनुभव होना, क्रोध में भड़कना, अचानक मुसीबत आ जाना, अहंकारी होना। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, करारा जवाब देना, ये ध्वस्त करना, दिल मजबूत होना, घबरा जाना, मूर्ख होना, चतुर होना, क्या होता है, काठ का उल्लू होना, मूर्ख, क्या होता है, काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना, चतुर होना, सावधान और सतर्क हो जाना, कान खड़े करना, अनसुना करना, विश्वास मार डालना, निरक्षर होना, ये है तो पोल खोलना, दुख होना, ठग लेना, अपनी काम बनाना, ये सब जो है, अत्यंत चतुर होना, ये सब ट्रिक जो लगाना, सारे सब के सारे इम्पोर्टेंट है। बहुत प्रयास, जानबूझकर मुसीबत, बेवकूफ़ होना, संतोष, ये भी देखना, बदनाम, क्रोध, ये सारे के सारे इस बार ध्यान से देख लेने के बाद आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब में ऐसे भी छूटता नहीं है बच्चों से, बच्चों से छूटता ही नहीं है ये सब छूटने का चीज़ भी नहीं है, ध्यान रखने हैं। हम पूरा दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लीजिए, पूरा का पूरा दिख रहा है, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। जो लगे एकदम इम्पोर्टेंट आपको एकदम याद कर लेना है, टेंशन नहीं है। लोकोक्तियाँ भी खूब पूछे जाते हैं, भर भर के, यहाँ पे देख सकते हैं। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर झगड़ा मोल लेना, ये सब लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरा से मिलता जुलता रहता है, लेकिन मुहावरा नहीं है, ये मुहावरा से मिलता जुलता ही रहता है, ये ध्यान रखना है। ये सारे के सारे लोकोक्तियाँ हैं, उसी से मिलता जुलता है, कोई दिक्कत नहीं है।
और मुहावरा से ही मिलता है। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर तो मुहावरा ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखने हैं। ये देख सकते हैं लोकोक्तियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं पूछे तो हम सभी के सभी दिखा दिए, जितने बुक में था सभी दिखा दिए हैं। अब युग्म शब्द क्या होते हैं? हिंदी में अनेक शब्द हैं ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु उसके अर्थ भिन्न होते हैं, इसमें युग्म शब्द कहते हैं। जैसे सूत का धागा, सूत का बेटा, ऐसे होता है ना। उसी तरह सन का साल, सन का पटुआ, स्वर का आवाज और स्वर्ण का सोना, इस तरह होता है। ये ध्यान दीजिए, दिया हुआ है शब्द युग्म शब्द हो गया। ये सब युग्म शब्द हो गया, युग्म शब्द दिया हुआ है, देख सकते हैं। खूब पूछे जाते हैं युग्म शब्द, बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछे जाते हैं और खास करके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, यहाँ पे चांस है ये नहीं पूछे जा। ये सब तो युग्म शब्द है, अभी तक युग्म शब्द ही है। यहाँ पे देख सकते हैं युग्म शब्द है, पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबका मीनिंग अलग। अब बात करते हैं अनेकार शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये भी खूब पूछे जाते हैं। तो ये शब्द तो जब एक शब्द से अनेक अर्थ निकले तब उसे अनेकार शब्द कहते हैं। जैसे जलज, कमल, मोती, मछली, ये सब जो है ये अनेकार शब्द है। यहाँ पे देख सकते हैं मधु का शहद, बताने कि एक व्यक्ति का नाम भी घर में क्या होता है, अलग अलग होता है, उसी तरह है। यहाँ पे दिया हुआ है अनेकार शब्द है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, दिखा दिए बगल से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं रस की, जिसकी अनुभूति मन में तन्मय, हृदय को एकतान, नेत्रों को जल प्लवती, शरीर को पुलकित और वचन को रचना गदगद कर दे, उसे अलौकिक एवं चमत्कारी आनंद विशेष को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस 4 प्रकार के हैं, अस्थाई, विभाव, अनुभव, संचारी। ये देख सकते हैं अस्थाई भाव यहाँ पे दिया गया है। तो इस अस्थाई भाव रस कितने हैं? अस्थाई भाव रस 11 है। यहाँ पे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम वीडियो लंबा हो गया है बहुत ज़्यादा, अब हम पढ़ने की मूड में नहीं है, देख सकते हैं। देख सकते हैं संचारी भाव हो गया। सभी रसों का स्थायी भाव यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। श्रृंगार का रति, विभत्स का विजुगुस, ये सब दिया हुआ है। अब बात करते हैं श्रृंगार रस की, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुलसीदास ने कहा है, सबका दिया हुआ है। बीज रस सभी का दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए। कोई तो हो गया अब हिंदी खत्म। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।